नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वर्धन, हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी, इन सब से नाम से कहा जाता है। एक्चुअली पुष्यभूति एक पर्सन का नाम है जिन्होंने इस डायनेस्टी का मतलब नींव रखा था, एस्टेब्लिशमेंट किया था। बट वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए। उसके बाद उनके बड़े बेटे आते हैं राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन भी काफ़ी समय तक नहीं रह पाते। इन द लिटिल एज ऑफ 16 ईयर्स ही उनकी डेथ हो जाती है। वेरियस रीजंस होता है, उसके कहानी वगैरह में हम लोग को जाना नहीं है। एंड द हर्षवर्धन कम्स इनटू पावर, जो अगले 40 साल तक राज करता है। ठीक है, 40 साल तक राज करता है। दैट इज वाई मैनी टाइम्स इट इज सेड कि ये हर्षवर्धन डायनेस्टी था, या फिर मैनी टाइम्स इट इज कॉल्ड एज वर्धन डायनेस्टी, इट इज कॉल्ड एज पुष्यभूति डायनेस्टी। वॉट एवर मे बी द नेम, ये सिर्फ हर्षवर्धन से रिलेटेड ही है, बाकी दोनों के बारे में इतना कुछ पढ़ने के लिए मिलता नहीं है। स्टोरीज है आपके राज्यवर्धन के बारे में, स्टोरीज है, लेकिन वो भी इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी, तो मैंने आपको जो स्टोरी बताई वही है कि आपका आफ्टर द गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन के बाद वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी एसेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन जो होता है वो राजगद्दी पे बैठता है। और ब्रदर जो होता है, मतलब ये राज्यवर्धन जो होता है वो 16 की एज पे डेथ हो जाती है उसकी। राज्यवर्धन के बाद तो हर्षवर्धन आ जाता है थानेश्वर, मॉडर्न डे हरियाणा में थानेश्वर नाम की जगह है। वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, थानेसर, इस तरीके से नाम उसका पड़ा हुआ है। अभी उसको थानेसर कहा जाता है। ठीक है, थानेसर। अगर उस रीजन से आप लोग बिलोंग करते हो तो इस जगह को आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। वहाँ पे इनका कैपिटल हुआ करता है। ठीक है, तो देर इज़ ए स्टोरी उसमें, देर इज़ ए रीजन कॉल्ड एज गॉड। वो आपका क्या बोलते हैं, GAUD करके एक गॉड रीजन है, आपका बंगाल के आसपास के रीजन में पड़ता है ये। ठीक है, तो वहाँ के एक रूलर होते हैं शशांक। ठीक है, शशांक एक रूलर होता है। तो वो क्या करता है कि जो ये आपका जो इनका बड़ा भाई रहता है राज्यवर्धन, उसको किल कर देते हैं और इनकी बीवी को वो उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये सब स्टोरी होती है, इस तरीके से मरते हैं। मतलब इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन का राज्यारोहण होता है, या फिर ही कम्स टू द पावर। और उस समय पे 17th सेंचुरी में ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से नॉर्थ इंडिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। तो पहले आपके मौर्यास हैं, उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, वो चले गए। तो उसके बाद आ गए आपके गुप्तास। गुप्तास के जाने के बाद ये आ रहे हैं कुषाण वगैरह भी आते हैं, टेम्परेरी रूलर्स वगैरह आएंगे। लेकिन जो ज़्यादा समय तक राज कर रहा है उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ मतलब ये गए तुरंत वो आ गए, ऐसा नहीं। बीच में कोई ना कोई रहा होगा उस रीजन में, रूलिंग करता होगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई एक एम्पायर पावर आती है, कोई इंपीरियल पावर आती है, ज़्यादा ताकतवर पावर आती है, और वो पूरा का पूरा एक बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। तो वी स्टडी अबाउट दैट साम्राज्य, दैट एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ना कि वो छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ के पढ़ते हैं। ओके, तो इनका अगर एम्पायर की बात करिए, इसका लोकेशन यहाँ पे दिखा दो। ये देखिए, ये कन्नौज जो है ये इनकी क्या बोलते हैं राजधानी हुआ करती थी। थानेश्वर, इसको स्थानेश्वर भी कहते हैं, या फिर थानेसर आजकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट रहता है, और उसके बाद यहाँ से इन लोग शिफ्ट कर जाते हैं कन्नौज। तो जब मतलब हर्षवर्धन जब आता है तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। स्टिल स्टिल देयर इज ए, मतलब ये कन्नौज जो है वो आज भी क्या बोलते हैं यूपी में है, सेम नाम से कन्नौज इसका नाम है। एंड इट इज कॉल्ड एज इत्र, इत्र सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इत्र मतलब यहाँ पे इत्र बनाया जाता है। ठीक है, वेरी पॉपुलर एंशियंट टाइम से, मतलब एंशियंट टाइम बोला, मिडिवल टाइम से चला आ रहा है इत्र बनाने का कारोबार, और आज तक ये बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट बहुत बड़ा आपका, मतलब अगर भारत में मैं कहूँ कि इत्र जितना भी बनता होगा तो 80-90% तो सिर्फ सिर्फ यहीं पे बनता है। ठीक है, इस तरीके से इतना पॉपुलर है। ठीक है, आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्पायर की बात करें तो जस्ट ये थोड़े समय के बाद गुप्ता एम्पायर खत्म होता है। उसके बाद थोड़े समय का एक हलचल वाला पीरियड आता है। उसके बाद ये आपके हर्षवर्धन एम्पायर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हर्षवर्धन एम्पायर जो है वो गुप्ता एम्पायर का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम होता है वो ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता है। ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालते, ज़्यादा परेशानी नहीं लेते कि कुछ नया यूनिक फॉर्मुलेट किया जाए, कुछ नया किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। बेटर जो उन्होंने किया था जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल थे, तो वो हम लोग ऐसा ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अगर इनकेस यूपीएससी में आता है तो आप लोग ने अगर गुप्ता एम्पायर वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट देखा होगा, तो वैसा वैसा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने का। ठीक है, सिंपल एज दैट।
तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट वो हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम लोग को यहाँ पे मतलब हम लोग को पता चलता है, किसके, वेन सांग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर आता है, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो वो अपने बुक्स में लिखता है इनके बारे, वो इनके समय पे काफ़ी समय तक रहता है, मतलब 8 to 16 ईयर्स के आसपास मुझे याद आ रहा है, अभी आगे मेंशन किया जाएगा। वो लगभग इतने समय तक इनके यहाँ पे रहता है, ठीक है। इनके यहाँ पे रहने के दौरान वो पूरा का पूरा जो मतलब हर्षवर्धन एंड हिज अंपायर, यही उनका उसके बुक का मेन थीम होता है, और इतना डिटेल में लिखता है, हर चीज़ को बताता है कि राजा ऐसे कर रहा है, राजा वैसे कर रहा है, राजा यहाँ जा रहा है, राजा वहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे फालतू फालतू चीज़ें भी लिख के रखा है कि जो इररिलेवेंट है, तो वो सब भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता है अपने बुक के अंदर। तो उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि फर्स्ट, स्लेवरी नहीं दिखता, वो देखता है कि यहाँ पे स्लेवरी नहीं, दो इट इज़ अ प्रेजेंट, उनके उस समय के जो अदर राइटर्स है वो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वेन सांग कह रहा है कि इस समय कोई भी स्लेवरी जैसा चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ एरिया में चाइनीज़ लोगों के बीच में जो स्लेवरी थी, उस टाइप का स्लेवरी यहाँ पे नहीं फॉर्म किया जाता था। जैसे यहाँ पे जो स्लेव्स होते हैं उनको मोस्टली आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में लगाया जाता था, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ और मतलब घरेलू काम, एग्रीकल्चर फील्ड या मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में लगाया जाता है। उसके साथ उनके साथ गंदा व्यवहार भी करना, अलग अलग चीज़ें, या मतलब फिजिकल प्रेशर वगैरह के लिए भी उनको उपयोग किया जाता था। तो दे वर कॉल्ड एज स्लेव्स इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में स्लेव्स का मतलब ये होता था कि भाई आप घरेलू छोटे मोटे काम कर सकते हो, और उसके अलावा आप हमारे खेतों में काम करोगे, दीज वर कॉल्ड एज स्लेव्स। तो इसके लिए वेन सांग कहता है कि भाई इस समय पे कोई स्लेवरी ही नहीं था, ठीक है, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि स्लेवरी वॉज प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट ये बताता है कि भाई जो हर्षवर्धन है उसने अपने राज्य की इस तरीके से सिस्टम बनाई कि रखी थी कि जितने भी गरीब हैं उन लोगों की पूरी अच्छी तरीके से देख रेख की जाए। उनके लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, गेस्ट हाउसेस बना के रखे गए थे। गरीबी वगैरह चाहे कुछ भी हो, कैसा भी उसका स्टेटस हो, वहाँ पे रहेगा, उसको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। उसको बीमार वगैरह पड़ता है तो उसके लिए उसको कुछ मेडिसिन वगैरह देना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टेट विल टेक द बर्डन ऑफ द दैट पर्सन, ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। गुप्ता पीरियड में मैंने आपको बताया था कि प्रॉस्पेरिटी हर जगह थी, इतना फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी थी कि वो यहाँ तक भी कंटिन्यू हो रही है। तो दैट इज़ वाई इनके पास रेवेन्यू बहुत आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो ये इतने सारे अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर पैसे लगा पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को वो नोबल एम्परर कहता है, मतलब बहुत ही आदर्श टाइप का एम्परर है, जो कि सबका ख्याल रखता है, मतलब सब खुश है कि नहीं, सब किसी में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, ये सब का ख्याल रखता है हर्षवर्धन। ऐसा ये सब कौन कह रहा है, मैं बताया ना आपको कि आपका हर जो वेन सांग है वो जो जो चीज़ें लिखी है वही यहाँ से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये सब नेट पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको इसने कोई हैवी टैक्सेस वगैरह नहीं लगाया, ऐसा वेन सांग कहता है कि भाई इसने कोई बड़े हैवी टैक्सेस वगैरह नहीं लगा के रखे हैं। 1/6 to 1/3 का आपका जो रेवेन्यू है वही कलेक्शन किया जाता है, और वैसा का वैसा अभी तक चला आ रहा है। लेकिन फिर भी आपकी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, अपने में रनिंग है, कोई भी टेंशन वगैरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है कन्नौज, ठीक है, या फिर इसको कानकुब्ज भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ आपको कानकुब्ज मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा कि ये कौन सी जगह आ गई। इट इज़ कन्नौज, ठीक है, कन्नौज ही कानकुब्ज था, और कानकुब्ज ही कन्नौज है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्ट, पोएट्स, रिलीजियस लीडर्स, सब स्कॉलर्स वगैरह सब हर जगह से यहाँ पे आए थे। क्यों? क्योंकि पैट्रन बहुत करता था, ठीक है। इट इज सेड जो वेन सांग अपने बुक में मेंशन करता है कि पूरे एम्पायर का जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 1/4 मतलब 25% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ पैट्रोनेज के ऊपर जाता था, स्कॉलर्स के ऊपर वेस्ट करता था ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने जितना भी उसके पास पैसे आया हो उसमें से 1/4 सीधा सीधा पैसे जो है वो इन स्कॉलर्स के ऊपर, उनको पगार देने, उनके किसी कृत वगैरह के ऊपर खुश हो जाता था उसमें दे देता था। ऐसे इतना वो पैसा इनके ऊपर देता था। दैट इज वाई जितने भी पोएट्स, आर्टिस्ट, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह है, वो सब इसके दरबार में आके बैठना चाहते थे, और इसकी मतलब इसका पैट्रोनेज वगैरह एक्सेप्ट करना चाहते थे, ठीक है। बाकी इसने कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखे थे चाइनीज लोगों के साथ, वो तो पता चलेगा वेनसंग यहाँ पे आ रहा है, उसको पूरी तरीके से मदद कर रहा है। इनफैक्ट वेनसंग जहाँ जहाँ जाता था पूरी राजकीय ठाट बाट से जाता था, वेनसंग के साथ पूरी की पूरी सेना वगैरह सब जाती थी, बहुत अच्छी तरीके से उसका केयर रखा जाता, ठीक है। यहाँ पे 8 साल, देखिए वेनसंग जो था आपका ये यहाँ पे 8 ईयर्स रहा था, मैंने बताया ना आपको। फिर उस 8 साल तक रह के पूरा का पूरा इनका ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहा है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके अलावा मेंशन करता है कि भाई हर्षवर्धन जो है उसका आर्मी भी बहुत ही मजबूत था, लगभग उसके पास
1 लाख की कैवलरी थी उसके पास, कैवलरी थी। उसके अलावा 50,000 इन्फेंट्री घोड़े थे। उसके पास 60,000 एलिफेंट्स थे। इसके रीन के अंदर हर जगह पे तबाही मचाते थे और जीत के आते थे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि इसके समय पे हमारे पास कॉइन्स की थोड़ी सी कमी हो जाती है। ये हम लोग को पता भी चलता है, एक्सकेवेशंस वगैरह से भी हम लोग को पता चलता है कि हर्ष के ऋण का जो क्या बोलते हैं कॉइन्स है वो बहुत ही फ्यू है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू गुप्ता ऋण। मैंने आप लोगों को बताया कि गुप्ता के समय पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन गुप्तास में जैसे होड़ होड़ सब मिल रहे हैं, लाखों की तादाद में मिल रहे हैं कॉइन्स, यहाँ पे बहुत ही फ्यू मिले। तो ये बता रहा है कि भाई फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज जो है, जो गुप्ता एम्पायर में स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पे अपने पीक पे पहुंच चुका है, ठीक है। क्योंकि एम्पायर अब फ्यूडलिस्टिक पूरी तरीके से हो चुका है। फ्यूडलिस्टिक होने का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज बन गया, ठीक है। एक सेंटर में, मेन सेंटर में एक राजा बैठा हुआ है और उसने बहुत सारे सब सेंटर्स बना के रखे हैं, सबको अथॉरिटी दे दी है रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। सब अपने अपने जगह पे रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं, मारना पीटना सब आपस में भी लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपने ही पैसे, अपने ही सिक्के वगैरह चला रहे हैं। तो इसके लिए जो हर्ष के नाम के सिक्के हैं या फिर गोल्ड के सिक्के वगैरह, वो सब इसके समय पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। दिस शोज की इकोनॉमी हो सकता है कि अच्छी कंडीशन में हो या फिर क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत स्टेबल कंडीशन में हो, लेकिन यहाँ पे सिक्के ना होने का ये दिखाता है कि भाई इकोनॉमी गर्द की तरफ जा रही थी धीरे धीरे करके, क्योंकि फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी तो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बता रहा है कि महासंबंध, महासंबंध करके क्या बोलते हैं एक पद होता था जिनको इंडिपेंडेंट रूलर्स, ऐसे रूलर जो कि इंडिपेंडेंट है, इन ये सिर्फ ट्रिब्यूट देंगे हर्षवर्धन को, तो वो आपके क्या बोलते हैं महासामंत कहे जाते थे, ठीक है। मतलब सामंतवादी प्रथा यहाँ से आ जा रही है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, हर्षवर्धन को ट्रिब्यूट पे करेंगे, और अगर हर्षवर्धन की किसी से लड़ाई हो रही है और हर्षवर्धन, आई एम सॉरी, हेल्प मांगता है, तो ये अपने तरफ से उसको री वगैरह अपने तरफ से घोड़े, हाथी, सोल्जर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हर्षवर्धन एक स्टेबल एम्पायर बना के खुश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट एंड एजुकेशन की बात करते हैं। जस्ट लाइक गुप्तास, ये भी पैटर्न ऑफ आर्ट था, मैंने आपको बताया। इसके इसका मतलब खुद भी आर्ट वगैरह में इतना ये था कि इसने 3 संस्कृत प्लेस की रचना की है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये इसने नहीं लिखा है, एक धावक नाम का एक राइटर था उसने लिखा है, धावक, धावक नाम का एक राइटर है उसने लिखा हुआ है। लेकिन वी हैव द एविडेंसेस कि ये तीनों लिखे गए थे और इस बुक के नीचे इनका नाम लिखा गया था। अब इन्होंने लिखा था कि नहीं लिखा था वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 बुक के ऊपर इनका नाम दिया गया कि इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, वेनसांग, जो इसका मेन आपका राइटर है पूरे के पूरे इस चीज़ के बारे में बताता है, वही नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है। मैंने आपको आपके मौर्य एम्पायर्स के समय पे, सॉरी गुप्ता एम्पायर्स के समय में भी बताता कि वेनसांग के बुक से हम लोग को पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2,000 सिर्फ और सिर्फ टीचर्स भरे पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ये फ्लरिशिंग होता, कितना ज़्यादा एक्सपांडिंग होगा, कितना एरिया इसने घेर के रखा होगा। वहाँ पे बुद्धिज्म, फिलोसफी, लॉजिक, अर्बन प्लानिंग, क्या नहीं हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा है, हर बेसिक से, मतलब बेसिक से लेके एकदम टॉप लेवल का सारा पढ़ाई कराया जा रहा है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी इतना पॉपुलर हो चुका था, इनके इसके गेट पे क्या बोलते हैं, गेट कीपर से शास्त्रार्थ करना पड़ता था, जो उसको शास्त्रार्थ कर पाता तभी वो एंट्री पाता था, ठीक है। बहुत ही टफ एग्जाम वगैरह होता था, उस समय का आईएएस था ये, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। और इस समय बाण भट्ट थे, बाण भट्ट ने ही इनका हर्ष चरित्र वगैरह लिखा हुआ है। तो उसमें बाण भट्ट बहुत अच्छे मतलब राइटर थे, बहुत अच्छे कवि थे, और संस्कृत में प्लेस वगैरह लिखते थे, संस्कृत में पोएम वगैरह लिखते थे। इनको स्थान कवि कहा गया, ठीक है। मतलब स्थान कवि मतलब ये प्रोमिनेंट कवि है, ठीक है। इनका एक अलग ही ऑरा है, अलग ही एक जॉनर है, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी और रिलीजन की बात करते हैं तो सेम आपका कास्ट सिस्टम वैसा का वैसा चलाएगा। एंड जैसा कि मॉडर्न एम्पायर में हो रहा था, कास्ट का वर्ण संकर होता दिख रहा है। मैनी सब कास्टेस, आई एम सॉरी, मैनी सब कास्ट इवॉल्व, ठीक है। एक कास्ट दूसरे कास्ट से मेटिंग कर रहा है, कुछ मतलब प्यार मोहब्बत हो रहा है, एंड उसके वजह से नए नए सब कास्ट वगैरह डेवलप होते चले जाए, वो यहाँ पे भी चालू रहेगा। इसके अलावा वुमेन्स की स्टेटस में डिक्लाइन होता चला जाएगा, ठीक है। वुमेन की स्टेटस हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में सबसे टॉप में थी, सबसे अच्छी थी, उस समय इक्वालिटी का एकदम इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। वहां से सब धीरे 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 नीचे चला आता जा रहा है, ठीक है। वुमेन्स के स्टेटस में बहुत ही धीरे धीरे मतलब
कमी आती जाएगी, डिक्लाइन होता चलेगा। विडो रीमैरिज जैसा कुछ हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता। सती प्रथा बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है, ये सब मतलब कॉमन चीज़ें होता जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो हर्ष अपना खुद का इनिशियली शिव का भक्त बताता है अपने आप को, एंड लास्ट मोमेंट तक वो ऐसा नहीं कहता कि वो मैं बुद्ध हो गया हूँ, लेकिन वो महायान बुद्धिज्म को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो वी से कि उस लेटर पार्ट में वो महायानिस्ट हो जाता है, महायान बुद्धिज्म का फॉलोअर हो जाता है। और लेकिन फिर भी वो बाकी सारे फेथ के लिए एकदम पूरी तरीके से टॉलरेंट रहता है, और रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह हेल्ड करता रहता है, ठीक है। जैसे वो कन्नौज में एक इवेंट कराता है आपके महायान बुद्धिज्म को बहुत ही ज़्यादा प्रोपोगेट करने के लिए। इसके ऊपर ह्वेन सांग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह नियुक्त करता है कि भाई आप इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करने वाला हो, ठीक है। इन सब का रेफरेंस वगैरह सब कुछ ह्वेन सांग ही दे रहा है, तो सही गलत वही जाने, ठीक है। बाकी हर 5 साल पे एक रिलीजियस सेरेमनी कराता था प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में कराता था। और ये 3 महीने तक कंटिन्यूसली सिर्फ दान दक्षिणा में ही लगा रहता था। तो ऐसा वेन सांग ये कहता कि 5 साल तक जो भी इसने कमाया धमाया रहता था, वो सब कुछ ये 3 महीने के अंदर लुटा देता था, और सिर्फ अपने कपड़े लेके वापस आता था। इस तरीके से ये चीज़ें अपने बताता है, ठीक है। ये सब वेन सांग की बातें हैं, तो वही मैं बताया था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें ही बताई जो कि किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी इसने बताया हुआ तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। डेथ और लेगेसी लास्ट खत्म हो रहा है, डिक्लाइन कैसे हो रहा। तो हर्ष का अंपायर बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म का आया था, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, आपके गुप्ता के लास्ट फेज से हो रहा है। गिफ्ट लैंड गिफ्टिंग का जो प्रचलन आ जाता है कि लैंड का जो देने का काम शुरू हो जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे फ्यूडलिज्म बर्थ होना स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन से वहां से भी, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्यूडलिज्म का एक्चुअल बिगिनिंग हो रहा है। यहाँ पे महासामंत जैसे चीज आया, सामंत महासामंत जैसे टर्म्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये बता रहा है कि भाई एक्चुअली में आपका जो फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज है या फ्यूडलिज्म जो है वो यहाँ से आपके आ रहा है। उससे पहले जो था वो नहीं था, वो मतलब एक बर्थ इनिशियल फेज है, इनिशियल लाइट है, धीरे धीरे करके एक्चुअली में जो सूर्य उदय हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज एंड फ्यूडलिज्म वगैरह ज़्यादा होते चले जाएंगे, और ये आपके एम्पायर को धीरे धीरे वीक करते जाएंगे, कमज़ोर करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था पावर सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, जितने जितने पावर सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा ही वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये लोकल जो फ्यूडलिस्टिक जो किंग्स थे या आपके सामंत जिनको कहा जाता है, वो सारे के सारे अब ज़्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे एज कम्पेयर टू द सेंट्रल अथॉरिटी। दो दे विल नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी, उसमें उन लोग नहीं जाएंगे, अपने में रहेंगे, आपस में लड़ाई वगैरह करेंगे, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ एक दक्षिणा या कुछ गिफ्ट वगैरह पहुंचा देंगे और बोलेंगे मैं आपकी सुजरेनिटी मानता हूँ और मुझे बस शांति से मेरे एरिया में काम करने दो, ठीक है। दिस इज हाउ दे यूज टू वर्क, ठीक है। बाकी आपके 40 साल के क्या बोलते हैं रूल के बाद ये इनकी डेथ हो जाती है इतना, और इनका कोई भी वारिस नहीं होता, तो इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो वर्धन डायनेस्टी है वो एकाएक खत्म हो जाता है। एंड धीरे धीरे जो आपके लोकल फ्यूडलिस्ट लॉर्ड्स वगैरह थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, सामंत वगैरह, वो अपने आप को फ्री घोषित कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके ये सब टेंडेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग राजा बन जाते हैं, कई सारे राजा बन जाते हैं, ओके। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए चैप्टर के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए।